जी जनाब, हमारी इस ईद उल अज़हा की खुसूसी ट्रांसमिशन जिसका नाम है ईद उल इसार, उसमें एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहूँगी। इससे पहले आपने देखा जब हम ब्रेक पे गए थे बड़ी मज़ेदार से हमारी चिट चैट चल रही थी और हमारी जो गेस्ट हैं आयशा, उन्होंने जो है उनको कहीं काम से जाना था। ज़ाहिर है ईद का मौका है, हम इतना ज़्यादा बाउंड नहीं कर सकते, तो वो चली गई, उनकी कोई इंगेजमेंट थी। लेकिन बाकी के मेहमान हमारे साथ हैं और एक और नए मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और शिद्दत से ज़रूरत थी उनकी हमें, क्योंकि एक माहौल के अंदर देखिए गपशप तो चल ही रही है लेकिन थोड़ा सा तंज़ो मज़ा भी होना चाहिए ना, उसके बगैर मज़ा नहीं आता। जैसे खाने के अंदर तड़का होता है, तड़के के बगैर आपको टेस्ट नहीं आता, इसी तरीके से जो सीधी सादी गपशप चल रही होती है उसमें वो लगाते हैं तड़का तंज़ो मज़ा का। एक बेहतरीन पोएट हैं और हमेशा जब भी हमारे शो पर आते हैं एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल क्रिएट कर देते हैं और जो अपनी पोइट्री उनकी होती है वो तो अमेजिंग होती है और हर लिहाज से हम उनको वेलकम कर रहे होते हैं। तो आइए आज भी उनको उसी अंदाज में वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इनामुल हक जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसे हैं आप? खैर। लगता है आज तीसरा दिन आपका ईद का बड़ा रिलैक्स हुआ हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कामों से अब आप फ्री हो चुके हैं। बिल्कुल सही। तो आपने आज के दिन के लिए कुछ हमारे लिए लिखा? बहुत कुछ लिखा है। मैं आज आपको एक नज़्म अपनी सुनाता हूँ, पंजाबी की नज़्म। ओके। और तौकीर साहब, ये नज़्म, इसका उन्वान है बकरा मंडी। अच्छा। तो मेरा पंजाबी का मिसरा से एक कि बकरा खरीदना फटीक जी फटीक है। जब आप खरीदने जाते हैं तो एक अजीब बहुत परेशानी सुबह से शाम तक गुजरते हैं, दिमाग में कश्मकश होती है, अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, पैसे वाइज हमें हमारे बारे में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये पूरा मैंने फिर वो मंजर खींचा है उसका पंजाबी में। ये दो किरदार ने, दोवें मीम नाल शुरू होंदे ने। एक दा नाम मन्ना है जड़ा आड़ती है, जड़ा बेचण वाला है। एक दा नाम मलक साहब है। अच्छा। और दोवें बड़े लीचड़ किरदार ने। लीचड़ समझते हो? लीचड़ जड़ा ना वो समझाया नहीं जा सकता, बखाया जा सकता। तो आप ऐसा लफ्ज है, आप दिखाएंगे या क्या? आज मैं दोनों आपको दिखाता हूँ कि इन्हीं के लीचड़पन की वजह से ये नज़्म आगे बढ़ती है। वाह। तो वो मलक साहब गुजर रहे हैं बकरा मंडी के करीब से। सही है। और मन्ना जो है वो एकदम उन्हें देख कर और कहता है कि बकरा के बकरी के भेडुआ नू फड़ा जी। वो गुजर रहे हैं लेकिन वो सेल्समैनशिप है उसकी। बकरा के बकरी के भेडुआ नू फड़ा जी, हुक्म करो किधरों दी बाड़े विच वड़ा जी। वो मुँह बे कवोगे बहार आ जाएगी, वाज मारा कूंज नू ते डार आ जाएगी। वाह वाह। वाज मारा कोई नू ते डार आ जाएगी। एलो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगा वाली दा, एक बकरी उसे दिखा देता। एलो फिर मुल पाओ लम्मे सिंगा वाली दा, ते इस नू मैं जानना वा सन 47 दा। घट्टो घट ये 25 ले लिया दी अम्मा जे। कद वेखो ऊंट तो भी 2 गिठा लम्मा। घट्टो घट ये 25 ले लिया दी अम्मा जे। कद वेखो ऊंट तो भी 2 गिठा लम्मा जे। ते सुथरी स्मार्ट ते पतली पतंगे। वाह वाह। ये बकरी की तारीफ हो रही है। सुथरी स्मार्ट ते पतली पतंगे, आदतां दे वल्लों भी उका ही मलांगे। वाह। तो मालक नूं देख के एकदम कहता है, सांभो मलंग नूं, सांभो मलंग नूं, मजौर तैनूं जापना। वो मैं इनू खड़ के बाजार ते नहीं सामना। तो एकदम दूसरे पासे आ जाता है कि अखा कानू कट दो, आओ होर वेख लो, 32 बोर छड्डो पर 12 बोर वेख लो। वाह वाह। अखा कानू कट दो, आओ होर वेख लो, 32 बोर छड्डो पर 12 बोर वेख लो। ए वेखो दाना एक वन माल चों मलकवाल बोलदा है एदे वाल वाल चों। वाह वाह। मलकवाल बोलदा है एदे वाल वाल चों ते 1.5 मन पक्का एदा गोश्त भावें तोल लो, एदे नाल भावें अंग्रेजी विच बोल लो। वाह वाह। 1.5 मन पक्का एदा गोश्त भावें तोल लो, एदे नाल भावें अंग्रेजी विच बोल लो। ते सारा दिन करदा है बैठ के चुगालियां। सारा दिन करदा है बैठ के चुगालियां। एवें ते नहीं आईयां होईयां गल्लां उत्ते लालियां। एवें ते नहीं आईयां होईयां गल्लां उत्ते लालियां। ते मां इहदी देसी सी, शजरा दस रहा। मां इहदी देसी सी, प्यो सी वलैत दा। ते नाम ही ना लैना इहदे मुल च रियायत दा। नाम ही ना लैना इहदे मुल च रियायत दा। ते मलक जड़ा एकदम कहंदा ओ गल्लां दी मशीन है ते कां बोलना है, हत्थी गंढा चाड़ के ते दंदां नाल खोलना है। तो सीधी सावी गल कर इहदा की लैना है ते टोल टैक्स सने मैनू किन्ने विच पैदा। सीधी सावी गल कर इहदा की लैना है
ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ। ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ 70,000 ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ 70,000 ਦਾ, ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ 70,000 ਦਾ, ਦਾਣਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜੇ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 20,000 ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। वाह 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 वाह। 20,000 ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਮੀਰ जाफरी साहब ने कहा सी कि इनाम साहब आपने ये नज़्म नहीं पूरा निज़ाम लिख दिया है, इसमें पूरा मुआशरा हमें नज़र आता है मुख्तलिफ अलामतों के साथ। इन्ने तो मलिक साहब कौडियां दे पाए 20,000 ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ 70,000 ਚ ਤੇ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। 70,000 ਚ ਤੇ ਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਟੂਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ 70,000 ਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? 70,000 ਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। 70,000 ਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਇਹ ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਰੀ। 70,000 ਚ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ, ਕੁੜੀ ਜੇ ਵਿਆਹਣੀ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੱਭਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਰੁੱਸੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਏਗੀ। वाह वाह, बकरे की सिफ्त बयान कर रहा है। क्या बात है। रुसी हुई बुढ़ी आके कोल बह जाएगी तो मलक एकदम कहता है कि ए गल करके ते खुश कर देता है। करो नाराज ही है, ऐसी हो गई। बहुत अच्छा टिप दी ना उन्हें, बकरा लैके जाओगे, बुढ़ी रुसी हुई बुढ़ी आके कोल बह जाएगी तो मलक कहता है वो ए गल करके ते खुश कर दिता ही, लगता है मेरे उत्ते कुछ कर दिता ही ते बहुता नहीं ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ। 70,000 ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰ ਲੈ। 70,000 ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਝੱਟ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਢੁੱਡ ਘੱਟ ਮਾਰੇ। ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਣ ਲਿਆ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਢੁੱਡ ਕੱਢ ਮਾਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਮੈਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟਣਾ। ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰਾ ਵੱਟਣਾ। ਵਾਹ। ਤੇ 70,000 ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੈ। 70,000 ਚੋਂ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਸ ਫਟੋ ਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਫਟੋ ਫਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਲਦੀ ਫਟੋਫਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਫਟੋਫਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਤੇਲੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ क्यों नहीं? ये एक ज़माने में 98 को तेली कहते थे पंजाबी में, और 54 को पौली कहते थे। तो 50-50 है। 8 आने तेली ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਲਕ ਫਟੋਫਟ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇਲੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੀ ਪੌਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੱਚ ਪਇਓ ਆਖਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਕੱਚ ਪਇਓ ਆਖਦੇ, ਪਿਛਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕਲੱਚ ਪਇਓ ਆਖਦੇ, ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਪਇਓ ਆਖਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਬਚ ਪਇਓ ਆਖਦੇ। ਡਾਂਸ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਡਾਂਸ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੋ ਦਾ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਾਪੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਉਹ 70,000 ਦੀ ਤੇ ਟਿਪ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵਾਹ। 70,000 ਦੀ ਤੇ ਟਿਪ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਡੱਬ ਨੂੰ। ਇਹ ਨੇਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਕਰੋ ਡੱਬ ਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ? ਤੇ ਮਲਕ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਮੁੜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਰਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਮੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੱਕਰਾ, ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਰੈਡੀਮੇਡ ਬੱਕਰਾ, ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੈਲ ਪੇਡ ਬੱਕਰਾ, ਲੱਕ ਸ਼ੱਕ ਹੈਡ ਸ਼ੈਡ ਫੁੱਟ ਸ਼ੁੱਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਨਪੁੱਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਖ ਲਓ। तो असली गिरां इहदा टोबा टेक सिंह जी, वो बताता भी है कि कहाँ से आया। असली गिरां इहदा टोबा टेक सिंह जी ते अपने इलाके दा एक खानदानी किंग जी। तो मतलब कहंदा किंग है, किंग है ते कोल रख, किंग है ते कोल रख। आया वड्डा बाणिया, वो मैं इहदे कोलों ने हुकूमत कराणियां। मन्ना कहता सारी गल सारी होंदी आपो अपनी पसंद ही रखने, असीं पछाण तंद तंद दी। इस वेले तुहाडी उस दुंबे ते निगाह है, मत्था जिहदा चिट्टा है ते पिंडा काला शाह है,
ਚੱਕੀ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਕਰੋਲੀਆਂ ਨੇਰੀਆਂ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ गोलियां ਮਲਕ ਉਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਿਸਰਾ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਚਨਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੋਚਨਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਪਿਆ ਸੋਚਣਾ ਚੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਰੇੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੰਨ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਨਾ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਕਾਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਕਾਨੇ ਆਖਰਲ ਜਾਰੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਕਾਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਜੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ये भी सही है ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕੰਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਜਾਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਊਂਠ ਵੀ ਹਲਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਊਂਠ ਵੀ ਹਲਾਲ ਜੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਕਿਤੋਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਜੇ ਤੇ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਲਈ 7 ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਾਂਗਾ ਦਸਤੀ ਤੇ ਰਾਨ ਇਹਦੀ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਮੜਾਂਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਖੜਾਂਗਾ वाह ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੋ ਜੀ ਕਸਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ सही ਦੇਗ ਜੇ ਪਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਖੁਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ वाह ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਗ ਜੇ ਪਕਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਖੁਸਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਧਾਈ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਹੁਣ ਮਲਕ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਹੋਏ ਗਿੱਠਾ ਨਾਲ ਕੱਦ ਪਿਆ ਮਿਲਣਾ ਉੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਪਰ ਪਿਆ ਗਿਣਨਾ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਸੁਬਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੇ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਮੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ वाह जबरदस्त जबरदस्त ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਹੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਦੋ ਮਿਸਰੇ ਆਖਰੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਦਾ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਲਕ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਰਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਲਈ ਜਾਓ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਕੁੱਕੜੇ इंडियन यही होना चाहिए वेरी नाइस अमेजिंग अमेजिंग मतलब वाकई आप ये जो इन्होंने मंजर खींचा ना ये वाकई ऐसा होता है कि आप जब मंडी जाते हैं और कोई जानवर ले रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आप किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं किसी लड़के को पसंद करने जा रहे हैं या लड़की को मतलब अजीब थिंकिंग होती है हर चीज चेक करना हर चीज को पिन पॉइंट करना अमेजिंग सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने आगाज ही इतना मजेदार और इतने अच्छे अंदाज में किया डॉक्टर समिन कैसा लगा आपको मतलब डू यू एंजॉय सच थिंग्स अ लॉट एंड बहुत अच्छा था बिल्कुल लगा जैसे कि वाकई हम खुद मंडी में खड़े हैं हाँ जी पंजाबी मेरे पेरेंट्स पंजाबी हैं मेरे हस्बैंड तो हम पंजाबी हैं पीछे से तो वो लग रहा था कि मंडी के अंदर खुद तो कभी नहीं गई लेकिन आई फील लाइक आई वाज इन द मंडी नहीं अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि मंडी में ना यही सब कुछ हो रहा होता है हाँ तो आप वो एकदम से आप वहाँ मौजूद हैं हाँ, बहुत अच्छा स्पेशली ये ना जैसे हम बच्चों को पूरी वो एक पिक्चर खींच के बताते हैं तो इन्होंने पूरी मंजर खींच दिया पूरी हाँ। स्टोरी बना दी और ये तौकीर साहब को बहुत फोकस करके देख रहे थे मैंने खास तौर पर देखा हर उससे पहले वाला हिस्सा देखें वो सबसे मजेदार बात डॉक्टर साहब वो मेरे हम जिन्स है ना आपकी इतनी अच्छी जो कि मैंने तो एंजॉय करना था कि मेरी तो मदर टंग जो है ना आई स्पीक वेरी ठेठ पंजाबी तो वो बड़ी ठेठ पंजाबी थी लेकिन आप लोगों को शायद पता नहीं कि देखिए 2 साल के अंदर अंदर समरा ने वो पंजाबी उठा ली सारी समझ आई इनको है ना मैं यही सोच रहा था मैंने कहा कैसे एंजॉय कर रही है जैसे इसकी जुबान इनकी अपनी दैट्स कमेंडेबल हाँ तो आप लोगों के साथ रह कर अगर मैं अब भी ना सीखूं तो फिर तो बहुत ही मजा अजीब ही ये सीन हो सबसे जाएगा। अच्छा था जी कि आपकी शायरी को इन्होंने
हाँ, सुना भी और समझा भी, एंजॉय भी किया। ट्रू दैट के मतलब शुरू में और बहुत मुझे मजेदार नहीं लिखा। आती थी पंजाबी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सबसे मुलाकात हुई और ऑब्वियसली ऐसे मेहमान आते हैं और सर हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की चीज जरूर पंजाबी में लेकर आ रहे होते हैं, तो वो मैं बड़ा फोकस करके सुनती हूँ कि कहीं ना कहीं तो मुझे समझ आ जाएगी। और कभी बात की बनावट से आपको मतलब समझ आ जाता है, Exactly. सेंटेंस कैसे बनता डॉक्टर साहब है, जिसने उसका मीनिंग समझ आ जाता है कि जिस चीज इल्मे लिसानियात में पंजाबी जो है उर्दू की माँ है, पंजाबी से ही उर्दू निकली है। तो बहुत से अल्फाज जो है ना वो तो थोड़े बहुत फर्क बात गल सारिया चीज़ें जड़ियां ने वो आसानी नाल समझ, कोई जो ठेठ यानी स्लैंग में हो वो जरा वो हाँ या थोड़ा out of मुश्किल the हो way जाता है। वैसे भी आठ साहब या- कहते हैं कि जिसने पंजाबी की डेरे की सरदाई पी वो कहीं नहीं गया फिर उसके बाद। लो जी तौकीर साहब, एक मैं उर्दू की भी सुना दूं, ये यही ना समझे दो नौजवान खवातीन कि मैं नौजवान नौजवान ओह माय गॉड, आज तो लॉटरी है। तो यही ना समझे कि ये पंजाबी चल रही है। हाँ। अच्छा, ये जो नज़म मेरी हर नज़म के कई तनाज़ुर होते हैं बीच में। तो आजकल जब मैं जब डेरा इस्माइल ख़ान में था, मेरा ब्रॉटअप वहाँ हुआ, तो वहाँ मुझे एक पंसारी, जो पंसारी समझते हैं ना, हाँ, तो वो दोस्त था मेरा, तो उसने मुझे बताया था, ये 64 की बात है, कहने लगा जी ये बड़ी ईद पर मेरी कम से कम 8 बोरियां अजवाइन की बिकती हैं। अजवाइन की उस वक्त ये सेवन अप, इमो, नीमो और ये अच्छा, चीजें तो नहीं हाजमे होती थी ना, के लिए। हाजमे की, है ना? तो देना भी नहीं दे सकते। हाँ, तो वो उसने बताया कि सौंफ की पता नहीं 3 बोरियां, लेकिन अजवाइन की 8 बोरियां बिकती हैं, क्योंकि लोग फिर ओवर ईटिंग भी करते हैं, फिर वो खाते भी ज़्यादा हैं। और फिर सबसे ज़्यादा परेशानी ये होती है कि उस दिन वो ना डॉक्टर अवेलेबल होता है ना हकीम अवेलेबल होता है। अब तो खैर बहुत चीज़ें हैं ना आपके पास, लेकिन ये उस ज़माने की बात अब गूगल है ना आपके पास, है। आप नहीं, वैसे भी अब फ़ोन है, आप सब चीज़ें हैं, पूछ सकते हैं। हाँ, वो फौरन टोटका में पता चल जाता है हजरत गूगल से। एक नज़्म के बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, जी, बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। So true. ये बात तो है। डॉक्टर साहब हाँ, ऐसा होता है। ऐसा होता है, तस्दीक हो गई है, समझ मिल गई। बीमार हो के मैं जो गया डॉक्टर के पास, क्यों कर बताऊं कैसे मेरे उड़ गए हवास। हैरान हुआ ये सुन के मैं नर्सों की टीम से, वो खुद दवाई लेने गए हैं हकीम से। आगे से जब हकीम को ढूंढा हुआ आया, आए थे इस जगह जो अभी डॉक्टर फुलां, उनको पे मुशाविरत ये हाज़े के ज़मा, लेकर गए हुए हैं किसी होमियो के यहाँ। वाह वाह, मतलब एक पूरी सर्कल चल रही है। लाचार होमियो की तरफ उठ गए कदम, पहुंचा वहां जो पाट कर गलियों के पेचो खम, बोला ये बाल का कि मुझे आपकी कसम, तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम। तीनों गए हैं पीर के दर पर कराने दम, और आखिरी बंदा के हंसते हुए जो पहुंचा मैं फिर पीर जी के घर। तीनों खड़े हुए थे गली में पकड़ के सर, सुनकर मुरीदे खास बड़े डॉक्टर का नाम, बोला पकड़ के घुटनों को अज़राहे एहतराम, था पीर जी को रात से सर दर्द माँ जुकाम, सो छोड़कर अधूरा यहाँ अपना फैज़ आम, वो आपके मते पे गए हैं अभी अभी। तो सर्कल पूरा हो गया। पूरा वही सर्कल घूम के, और बाकी ऐसे तो होता है। हमारा हाल यही है कि वो दायरों में सफर करते हैं। डॉक्टर साहब ने बहुत यहाँ से एंजॉय किया करते इसको। हैं। उनकी फील्ड भी है। आपने उनकी फील्ड को जुबान दे दी। नहीं, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब कोई बीमार हो जाओ ना, तो जो सबसे अजीब क्वेश्चन होता है वो ये होता है, डॉक्टर भी बीमार होते हैं। मेरा मतलब भाई है, डॉक्टर इंसान नहीं है क्या, बीमार नहीं हो और सकते? दूसरा सबसे मुश्किल काम ये होता है कि आप शादी पे हो, आप कहीं भी हो, बट यू आर अ डॉक्टर।
डॉक्टर, किसी को बस पता चलना चाहिए कि आप डॉक्टर आप हैं, वहीं डॉक्टर पर हैं। नुस्खे जो आप लिखने बस। हाँ, तो क्योंकि वही वाली बात है ना, आप जाएंगे अगर हॉस्पिटल या क्लिनिक्स पे तो आपको प्रॉपर इतनी महंगी बड़ी ज्यादा आपको फीसें देनी पड़ती हैं, लोग सोचते हैं यहीं पे मुका दो। तो हम तो कोशिश करते हैं पता ही ना चले कि हम कौन है, बस डॉक्टर साहब इसका दूसरा ऐसा ही है कि अगर किसी शादी में जाए ना और लोगों को पता हो कि डॉक्टर साहब हैं और एक नॉलेज ना करें तो बाद में बाहर निकलते कहती हैं बड़े बदतमीज हैं। ऐसे डॉक्टर होने का क्या फायदा हुआ कि आपको पहचान ना सका। ये दो तरह के दो धारी तलवार डॉक्टर साहब। वो पता फौरन चल जाता है। मेरे एक दोस्त डॉक्टर है, मैं जाता भी रहता हूँ उनके पास। तो एक दफ़ा मैं काफ़ी अरसे के बाद गया तो कहने लगे, जब भी देखिए डॉक्टर के पास हम तब ही जाते हैं जब हम नागुज़ीर हो जाता है, पेट में दर्द हो, कान में, आँख में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे नेचुरोपैथी के तहत वो टोटकों से उसको करते रहते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि अब नागुज़ीर है तो फिर डॉक्टर, तो मैं गया तो कहने लगे इनाम साहब बड़े अरसे के बाद आए हैं आप। मैं कहा जी अल्लाह का शुक्र है। तो डॉक्टर कि डॉक्टर और वकील भी दोनों अब यूं ही किसी भी महफिल में पता चले कि ये डॉक्टर है तो मुझे कोई ना कोई आपको अपना एक मर्ज याद आएगा कि इससे पूछ ही लें। सही बात यही वकील का है। अपना नहीं तो अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, घर वाले होते हैं, उनके बारे में आप पूछ लेते हो। और खैर वो बात भी हकीकत है कि डॉक्टर भी रह नहीं सकता, अपनी गुफ्तगू में, अपनी बातचीत में वो जाहिर कर ही देता है कि मैं डॉक्टर हूँ। बिलाशुबा घूम फिर के या तो किसी बीमारी को डिस्कस करेगा या फिर किसी दवा को। तो ये सिलसिला चलता रहता है डॉक्टर के साथ और मरीज के साथ। जो खैर अभी हम और मजेदार गपशप करेंगे, थोड़ा सा और इसको एनहांस करेंगे क्योंकि ज़ाहिर ईद उल अज़हा का मौका है, ईद का तीसरा दिन है। कुर्बानियां तो वैसे हो चुकी हैं लेकिन अब वक्त आ गया है कि हर किसी के घर में मुख्तलिफ दावतें चल रही होंगी और सारी प्रिपरेशंस होंगी। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि हेड ऑफ द फैमिली इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे शो में मौजूद है, तो उनके घर में क्या चल रहा होगा ये हम उनसे पूछेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहूंगी हमारी इस खुसूसी ट्रांसमिशन में जिसका नाम है ईद इसार। और क्यों इसको हम इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि हमारा एक बेहतरीन त्यौहार है और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोविड का भी दौर चल रहा है, हमने SOPs का भी ख्याल रखना है, लेकिन अपने चाहने वालों से मिलना भी है। ज़रा दूर डिस्टेंस बरकरार रखिएगा पर मिलिएगा ज़रूर। अपनों से मिलकर जो खुशी महसूस होती है वो उसका नेमुल बदल कोई भी नहीं है। एंड सेकेंडली, जब आप कुर्बानी करें तो आप अपने उन रिश्तेदारों का ज़रूर ख्याल करें, उन पड़ोसियों का ख्याल करें, उन गरीब बहन भाइयों का ख्याल करें जो शायद इस कुर्बानी में हिस्सा नहीं ले सकते, जो इस त्यौहार को सही तरीके से नहीं मना सकते। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा एक अच्छे और नेकी की तरफ। और हम जानते हैं कि जब हम इस तरह का कोई भी काम करते हैं तो अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। आगे बढ़ेंगे, हमारा जो मज़ेदार सा पैनल है उसमें एक और खूबसूरत इजाफा हुआ है। अगर देखा जाए एक बेहतरीन सहाफ़ी भी हैं और उनका जो सोशल इशूज़ के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से बड़ा उनका रुझान उसकी तरफ रहता है। लेकिन आज हम उनको थोड़ा सा इससे उनके प्रोफेशन से हटकर हम ये ज़रूर जानेंगे कि इस तरह की जो शख्सियात हैं वो ईद और मुख्तलिफ जो हमारे त्यौहार होते हैं उनको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, मौका मिलता भी है उन्हें या सिर्फ काम ही काम में लगे रहते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है मलिहा हाशमी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मुबारक। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। आप सुनाएं। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। नहीं, इट्स अ प्लेजर। अच्छा, बाकी सबसे तो मैं ये सवाल कर चुकी हूँ कि आज जैसे ईद का तीसरा दिन है तो 2 दिन हमारे गुजर चुके हैं। हमने मेन जो हमारे पर्पस थे कुर्बानी के और बांटना गोश्त को, वो सब तो हमारा हो चुका है। अब वो थोड़ा सा दावतों वाला एक टाइम पीरियड आ गया है कि जी घर पे भी है या फलाना कहीं जाना है। आप किस तरह से अपनी ईद सेलिब्रेट करती हैं? बिल्कुल उसी तरह से, मिलना मिलाना, खाना पीना, बल्कि इसमें तो चीट मील्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो ये बड़ा अच्छा एक ब्रेक भी आपको मिल जाता है, आपको रिजुविनेट करने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो अच्छा, आपकी जो ईद होती है वो चुलबुली ईद होती है या बड़ी सोबर किस्म की होती है, किस तरह की? क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी पर रिफ्लेक्ट करती है उस चीज़ से। बचपन में होती थी ज़रा चुलबुली वगैरह, तो क्योंकि आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज, मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ से काम शुरू कर दिया था। और इतना सीरियस इश्यूज पे आपने अगर काम कर लिया है तो क्या आप वाकई समझती हैं कि आपकी पर्सनालिटी वैसी ही हो गई है?
नहीं वैसी तो नहीं हुई, मतलब मेरे काम में भी वो शुगर का एलिमेंट बिल्कुल रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो आप या आप में होता है या नहीं होता, आप जबरदस्ती नहीं किसी के अंदर ला सकते, तो वो एक होता है। मतलब काम के अंदर जहाँ जब प्रेशर होता है, डेडलाइन होती है, उस वक्त कोई मजाक नहीं होता, उसमें बहुत काम होते हैं। लेकिन ये कि अदरवाइज जब आपका पैशन और प्रोफेशन अलाइंड होता है तो फिर आपको बिल्कुल इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने घंटे काम करना पड़ रहा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मतलब मैं समझती हूँ 2 तरह के लोग होते हैं, एक प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल अलग रखते हैं और उनकी पर्सनालिटी डिफर करती है उनके इस चीज पे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहकर भी अपनी पर्सनालिटी नहीं बदल सकते, वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी वैसे ही होते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी। बिल्कुल ठीक बात है। सो व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर लेटर? आई बिलीव के ये तो थोड़ी मुनाफिकत हो जाती है कि अगर आप पर्सनल लाइफ में बिल्कुल एक और शख्सियत हो, जिस तरह फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत लोगों को मॉरल पॉलिसिंग करते हैं और आप कहते हैं कि आप में ये गलत है, आप में ये गलत है, आपको ये दोस्त करने की जरूरत है, आप इसको ठीक करें, सही, और आप पर्सनल लाइफ में एग्जैक्टली वही काम कर रहे हैं जो आप प्रोफेशनल लाइफ में लोगों को नसीहत कर रहे हैं कि आप ना करें। एब्सोल्युटली। तो वो थोड़ी सी, जिस तरह हमारे माशरे में अब मैं सिंस आई स्पीक अ लॉट अगेंस्ट करप्शन, राइट, सो मेरा तो सारा दिन इस चीज में गुजरता है कि कहीं पर भी कोई करप्ट प्रैक्टिस है तो उसके खिलाफ मैं बात करूं। लेकिन ये बड़ा अनफेयर होगा ऑन माय पार्ट कि अगर मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुद करप्शन करूं, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में मैं दूसरों पर उंगली उठाऊं कि जिसको अरबों रुपए की करप्शन का मौका मिला उसके खिलाफ तो मैं बोलूं, लेकिन मुझे हजारों लाखों करोड़ों की जितने की भी करप्शन का मौका मिल रहा है, अगर मैं भी वही काम कर रही हूं, तो ये बड़ा एक इंट्रोस्पेक्ट करने का मुकाम है सबके लिए। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुद से अर्ज करना चाहूंगी अपनी कौम को भी कि देखिए, हम जो ये बात करते हैं ना कि बेहतरी आनी चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, हुकूमत किसी की भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, पॉइंट ये है कि एक शख्स सिर्फ तब्दीली नहीं ला सकता, पूरी कौम मिलके लाती है। एग्जैक्टली। आप अपने अंदर का चोर मारें, आप अपने, वो क्या था, अहमद फराज साहब का बड़ा खूबसूरत शेर है कि शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। क्या बात है। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। वाह वाह, सो ब्यूटीफुल। अपने हिस्से का काम आप करें, उसकी वो जाने उसे पासे वफा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। क्या बात। तो आप अपना काम करें और बाकी अल्लाह पे छोड़। और आपने जिस बात को छेड़ दिया है ना, मैं बताती चलूं कि जो आपके बराबर में जो शख्सियत मौजूद है वो कमेंट नहीं किया डॉक्टर साहब, है ना, वो उनका भी कमेंट बड़ा जरूरी है। जी जनाब, इन्होंने जो शेर अर्ज किए हैं उसके बदले में आपको जवाब तंज़ो मजा के अंदाज में देना पसंद करेंगे। नहीं नहीं, इन्होंने बहुत अच्छी बात की है। आपने एक बात की थी कि तंज़ो मज़ाक जो है ना, इसको हाई सीरियसनेस कहते हैं। मज़ाक की हदूद वहाँ से शुरू होती है जहाँ संजीदगी की हदूद खत्म हो जाती है, दैट इज हाई सीरियसनेस, उससे भी आगे की बात है। और सही इन्होंने कहा कि दुनिया के बेशतर काम जो है वो तो संजीदगी से ही रूबामल होते हैं और चलते हैं। और ये जो इन्होंने आखिरी बात की, फराज साहब का शेर भी पढ़ा, तो ये तो गालिब से लेकर आज तक यही कुछ कहा जा रहा है ना कि वो गालिब ने भी कहा कि वो जाता था कि हम निकले, है ना, कोतवाल हो, मोतसिब हो, ये जितने नासे हो, कोई चार, हाँ वो मुझे भूल रहा था जरा तीसरा दिन है। तो हर एक ने जो है, ये फैज साहब ने भी यही कहा कि ये इनकी नज़रों में आने के लिए सिर्फ हम ही रह गए पूरी दुनिया में, बाकी सारे नेक पाक हैं। मुझे सिर्फ एक सवाल अपनी तरफ से भी करना है कि ये आप करप्शन की बात तो बहुत ठीक करते हैं, सब कुछ है पूरी दुनिया में। अच्छा, इससे अलग हटकर एक और चीज जानना चाहूंगी कि हर किसी की एक अपनी रूटीन होती है, फैमिली की, घर वालों की, कि ईद के मौके पे स्पेशली हर किसी को एक एक जिम्मेदारी पकड़ा दी जाती है कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुमने ऐसे करना है, तुम्हारा ये काम है। तो आपके घर में कैसे होता है? हमारे घर में तो अल्लाह के फजल से बच्चे बस उठ के टाइम पे तंग किए बगैर वहां पर चले जाएं जहां पर जाने का कहें बड़े, तो उतने में ही बड़े खुश और आपकी क्या जिम्मेदारी होती है, मतलब गोद समेटना या लेट ना होना और लेट ना करना? ये मेरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि अदरवाइज जाहिर है कि जब लोग इंतजार कर रहे होते हैं, गोश्त वगैरह वो सारा काम तो वहाँ पे है, हमारे कुक वगैरह और होते हैं, डोमेस्टिक हाउस होल्ड हेल्प है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये कि आई थिंक ये एक ऐसा मौका है
कि जिसमें आपको एक दूसरे को ज़्यादा करीब से जानने का मौका मिलता है, आपकी इतने महीनों बाद जो मुलाकात होती है कजिन्स वगैरह से, यू कैच अप ऑन अ लॉट ऑफ स्टफ। अच्छा, कोई स्पेशल रेसिपी आपकी है जो आपको खास तौर पे फरमाइश की जाए कि भाई आज मलीहा तुमने ये बनाना है? नहीं, कुछ ऐसा खास नहीं। जो आम की मैं बड़ी शौकीन हूँ, तो मैंगो डिजर्ट और इस तरह की मैंगो you are the dessert lover basically. Absolutely. तो आपका नंबर मिल गया है ना, we share the contact. सही। तो कुर्बानी पे कुछ दावतें स्पेशल कुछ वो ऐसी तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वो फिक्स डेज होते हैं कि आज यहाँ पे खाना है, कल नानी अम्मी के यहाँ है, हाँ। फिर परसों मामू के यहाँ है, फिर ताया चाचा, मतलब वो तो अभी तक किस कितनी तरह से निपटा हमारे चुकी हैं चलते हैं। बस जितने मील्स गुजरे हैं, दावतें ही गुजरी हैं। वाह, वैसे पता है मजे का सीन क्या होता है, चाहे कितनी आप डाइट कर रहे हो, कितना आप अपने वेट कॉन्शियस पे वर्कआउट कर रहे हो, लेकिन ये कुछ ईद के मौके ऐसे होते हैं, चाहे बड़ी ईद है छोटी ईद है, आप सब भूल जाते हो। और अगर आप किसी के सामने बोलते भी है ना, तो आगे से बड़ों की तरफ से डांट आ जाती है कि खबरदार आज के दिन तो ऐसी बात ना करो। क्यों, आपके साथ कभी हुआ है? बिल्कुल ऐसे ही होता है। वैसे तो आई एम अ फूड लवर, फूडी। मैं तो जहाँ खाना होगा हम माशाल्लाह आपकी फिटनेस से देख के नहीं लगता। नहीं, मैं बहुत खाती हूँ, बहुत शौक से खाती हूँ, तमाम से खाती हूँ। तो फिर खाना बने और तो मैं कहती हूँ कि खाने को इंतजार नहीं कराना चाहिए, है ना, और उसका लुत्फ एक आखिरी बाइट तक लेके खाना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। एब्सोल्युटली। तो आई एंजॉय फूड, और ईद के दिन पे तो खास तौर पे जब सब खा रहे होते हैं और स्पेशली फैमिली रीयूनियन हो, तो फिर तो आप छोड़ ही नहीं सकते। अच्छा, किसके घर की दावत इंतजार रहता है कि हाँ जी आज खाला के घर की दावत ज्यादा मजेदार होने वाली है, वहाँ खाने पकवान अच्छे होंगे, या मामू या एनीवेयर यू वांट टू? बस वही जो पेरेंट्स का आपको कह रही हूँ वही होते हैं, क्योंकि और तो वो तो आपके फादर स्पेशली जो कुक करते हैं, बहन भाई बाहर होते हैं, यहाँ कोई है नहीं है सच। तो या तो दे लुक अप टू मी कि ये बनाएंगी, या फिर हम चले जाते हैं ईद वाले दिन बहन के घर चले गए, या वो इधर आ गए, बस इस तरह होता है। अच्छा, बचपन में किसके घर पे ऐसा होता था, आप सबसे मैं पूछूंगी कि कुर्बानी के दिन आप लोग सब प्रेफर करते थे कि कहीं बाहर से जाके खाना खाएं, कि क्योंकि सारा दिन आप गोश्त की इतनी ज्यादा स्मेल सूंघ रहे हैं, आप आइडिया भी हो गया कि भाई अम्मा बहुत ज्यादा थक गई हैं, बहुत गुस्से में हैं, आप कोई फरमाइश तो कर नहीं सकते, तो फिर इवेंचुअली होता यही है कि फिर आप कहते कि अच्छा चलो आज कहीं बाहर चल के खाते। आपके घर में ऐसा होता था या पहला दिन लाजमी घर में ही दावत होनी है? होता है पहले तो, जिस तरह पहले दिन तो घर पे अम्मी के हाथ का खाना शुरू से, मतलब घर पे ही होता है। लेकिन ये होता था कि हम लोगों के रेस्टोरेंट से तो रेस्टोरेंट से मंगा लिया, या फिर ये है कि घर का खाना, मतलब गए नहीं कहीं, जो भी था घर पर ही हुआ। ऑप्शन यही मिलती थी, क्योंकि ये होता है कि अब जब आपका घर में सारे शेफ भी एक्सपर्ट्स हैं, जिस तरह तौकीर साहब एग्री करेंगे, तो फिर बड़ा एक रिस्की होता है। आपके पास बहाना नहीं होता ना, अम्मा कहेंगी बेटा ये भी यहाँ घर पे बन सकता है, या फिर मंगवा ले। तो बस ये दो ऑप्शंस होती थी। और उसके अलावा हाँ, ईद के दिनों में खास तौर पे होता है कि आप बाकी जो थोड़ा सा जंक फूड खाने का टाइम्स दिल करता है कि पिज्जा ऑर्डर कर लें, या बर्गर मंगा लें। हाँ, क्योंकि वो आप गोश्त देख के पका के ना बिल्कुल तंग आ जाते हैं। तो फिर दिल करता है कि नहीं, ऑफ द फ्लो आप कुछ और मंगाएं, बिल्कुल ऑफ द रोड जाके, ऑफ द मेन्यू कुछ कर लें। तो फिर वो इस तरह की चीजें ऑर्डर करने का दिल करता है। ओके, तौकीर साहब आपके किस तरह से होता था? देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं, आप कर रहे हैं 20% लोग जो रहते हैं ना शहरों में, हाँ, उसमें से भी बड़े शहर जो हैं कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, या डॉक्टर साहब जहाँ पे रहते हैं, हमारे पास चॉइसेस नहीं इस तरह के होते हैं कि बाहर जाके खाना खा ले, क्योंकि बाहर वाली कोई चीज़ कुसीन ही नहीं होता। हम गाँव के लोग हैं, हमने डेरे पे बैठना है, डेरे पे लोग आ रहे हैं, डेरे पे लोग जा रहे हैं, कढ़ाइयाँ बन रही हैं, वही नहीं ऑनेस्टली वैसे ही। अब हमारे घरों में दोस्त आ रहे हैं, दोस्त जा रहे हैं, खाने पके हुए हैं वहीं पे, बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, बच्चों का आपके घर पे क्या रूटीन होता है? बच्चे किस तरह से रिएक्ट करते हैं इन त्योहारों पे? आपने जैसे पहले कहा था, हम उस पे मलिया के आने से पहले, कि पुराने ज़माने 15-20 साल पीछे कि लोग झूले थे, लोग बाहर जाते थे, बाहर बाजार में, अब वो सारे सीन वो नहीं गुम हो गया है। अब वो जो ये चीजें घर में है ना, और रही सही कसर कोविड ने खत्म कर दी, और ये एक साथ से कोविड अब कोविड ने आपका ना, आपके वो कहते हैं इस पिछले साल से तो ईद याद भी नहीं रही, ईद रही नहीं ना, क्योंकि बहुत सारे वाकई जिस तरह बहुत ज्यादा इकट्ठे होने का एक
वो सेट पैटर्न होता चार्म था, खत्म वो अब हो वो गया। बिल्कुल नहीं। अब ये देखिए चौथी ईद आ रही है, छोटी बड़ी अब फिर छोटी बड़ी। छोटी और आप ये सोचें कि आप चाहें भी किसी के यहाँ जाना, लेकिन आप अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा आप उनका एहसास करते हैं क्योंकि कि घर में किसी बड़े को और ना बुजुर्ग लगे। होते हैं तो आप फिर थोड़ा घबरा जाते हैं कि नहीं जी हाँ, वहां नहीं कि जाना, कहीं- या आपके घर में बच्चे हों तो आपको होता है कि भाई बच्चों को हर जगह नहीं लेके जाना चाहिए, अपना नहीं लेकिन आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का उस लिहाज से ख्याल कर रहे होते हैं। आप बताइए ये जावेद बिल्कुल साहब। आपने सही कहा है कि सीनियर सिटीजन भी हैं, फिर बार बार वार्निंग्स भी आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है ये टेलीफोन पर हर आदमी 50 दफा तो सुनता है, जिसको फोन मिला था, बिल्कुल। जब तक फोन मिलना है तब तक वो फोन आपको बताता है कि बेहमदुल्लाह कौम के अच्छे रवैये से हमने इस पर कुछ बेहतरी कर ली है, लेकिन अभी भी के बाद ये तो हवा मैंने टली नहीं है। मैंने शेर कहा था एकदम से सुनते हुए अब्रप्टली कि जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, वाह, जब तक तेरे जिस्म में खून का एक भी कतरा बाकी है, तब तक तुझे कोरोना हो जाने का खतरा बाकी। क्या बात है। अब उसके बाद गुंजाइश ही नहीं रहती। ड्रिप पे लगाना शुरू कर दो दूसरी चीज की, फोन खत्म करो जिसमें से। ओह माय गॉड। चलिए जी, ये तो गपशप चलती रहेगी और मजेदार चिटचैट हमारी हो ही रही है। ईद उल अज़हा का ये आज का हमारा तीसरा दिन है। हर किसी के घर में दावतें भी चल रही हैं, लोग कहीं जाने की तैयारियों में लगे हुए होते हैं, प्लानिंग हो रही होती है कि जी बारबेक्यू करना है, क्योंकि सबसे मजा इस चीज में आता है जब आप इकट्ठे होते हैं और सब मिलकर जो है वो बारबेक्यू प्लान कर रहे होते हैं। तो ये कुछ मजे होते हैं जो शायद आप अपनी फैमिली और अपनी फ्रेंड्स के साथ ही इन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं। और बात करेंगे इन सारी चीजों पे, लेकिन फिलहाल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ओके जी, एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहूंगी ईद एसार की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन। और 3 दिन आप लोगों के साथ वाकई कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। इस बार मेरे बड़े मेहमान जबरदस्त थे, बड़ा मजेदार हल्ला गुल्ला रहा और ईद का मौका होता ही यही है। और सबसे अच्छी बात है आप ये देखें कि आपसे मुलाकात करने के लिए हम सब सारी चीजें छोड़ छाड़ कर आते हैं ताकि आपके साथ कुछ वक्त गुजार सके, कुछ खट्टी मीठी मजेदार चटपटी बातें कर सके और अपने ईद के जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं हम शेयर कर सकें। आज हमारे जो मेहमान यहाँ पे मौजूद थे उन्होंने भी अपने ईद के हवाले से कुछ एक्सपीरियंस शेयर किए और एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो समरीन हमें शेयर करना भूल गई थी। अब उन्हें अचानक से याद आया कि अरे भाई ये जो ईद के 3 दिन गुजरे हैं उनमें से एक दिन इनके लिए बड़ा खास था, वो क्यों था वो नहीं से पूछते जी। ईद के पहले दिन आई फील लकी इनफ कि मेरी बर्थडे भी आ गई। तो वो बस ये बड़ा एक रिस्की सी सिचुएशन थी। रिस्की क्या, ये तो एक्स्ट्रा सेलिब्रेशंस हो गई। फ्रेंड्स वगैरह सब लोग इंतजार में होते हैं ना कि बर्थडे है तो मिलना है। अब बकरा ईद पे पहले दिन ही कुर्बानी से सब लोग थके हुए हैं, बट आना भी जरूर है। तो मुझे पता था कि छापा मारा जाएगा जरूर। तो वही फ्रेंड्स ने, फैमिली ने 12 बजे जो है ईद के साथ साथ जो है वो बर्थडे सेलिब्रेट की। तो आपका तो डबल ब्लास्ट हो गया। 2 in 1 हो गया बल्कि 2 in 1, 2 in 1। मैंने लास्ट ईयर मैं देख रही थी किसी इसी तरह फ्रेंड की थी, तो मैंने कहा देखो शी इज सो लकी कि ईद वाले के मौके पे दो चीजें। और मुझे नहीं पता था कि मेरी बर्थडे अगले दिन अगली दफा इसलिए कहते हैं अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। कबूलियत की कभी भी घड़ी हो सकती है। तो डबल फन हो गया, डबल सेलिब्रेशन हो गई। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच समरीन, बहुत मजा आया आपके साथ। और डेफिनेटली कि हम लोगों ने ये ईद का जो तीसरा दिन भी है आपने हमारे साथ सेलिब्रेट किया। अभी आपके और भी आगे प्लान्स होंगे, आपने घर जाके भी अपनी फैमिली को भी टाइम देना है, दावतों को अटेंड करना होता है और सबसे बड़ा मजा इसी चीज में आता है। जैसे मैं बात कर रही थी बारबेक्यू के हवाले से, वो हर कोई ना बड़ा इंतजार में होता है कि जी हमने करना है। और कजन्स का सबसे बड़े मजे का सीन होता है कि सब अपने अपने घरों से गोश्त लाएंगे, अपना अपना हिस्सा, और फिर उसके ऊपर हम बारबेक्यू करेंगे। कंट्रीब्यूशन देनी है, कंट्रीब्यूशन देनी है। बिल्कुल ग्रेट। तो अकील साहब, आपके जो ईद के 3 दिन हैं उनमें से सबसे आप कौन सा दिन समझते हैं ये बेस्ट गुजरा? ये आज का वाह, थैंक यू, मुझे पता है मेरी वजह से। नहीं जी, इसकी एक और खासियत है, आज जो है ये एक बहुत मजेदार सी रेसिपी हमारे लिए तैयार करके लेकर आए हैं। वो अभी अब थोड़ी देर बाद हम आपको सामने जब उसका कवर उठाएंगे और जो खुशबू आएगी तो वो आपको पता चलेगा। लेकिन हाँ, इसकी रेसिपी हम इनको कब देंगे, कैसे देंगे?
नहीं ये तो हमने बनाई ये तो है सिर्फ हम दावत हमारी तो आपने रोजाना की शो है। करते हैं तो वो हाँ हम बना देंगे वैसे आपको शो में एग्जैक्टली, बना ये देंगे। स्पेशल हमारे लिए है हाँ। तो इसे हम एंजॉय करेंगे, लेकिन हाँ आपको फीडबैक जरूर देंगे कि कितने मजे की बनी थी। इसी के साथ इनामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा खूबसूरत सा उन्होंने एक मंजर पेश किया मंडी का, जो वाकई ऐसा होता है। और हम खवातीन हैं, हम तो शायद ऐसी जगहों पे जाते नहीं, लेकिन जो मर्द हजरात जाते हैं उनको बिल्कुल फ्लैशबैक्स आ गए होंगे कि वाकई जब हम हर दफा भी जाएंगे, ये किसी एक दफा के जाने का नहीं है, हम जब भी जाएंगे हमें इस तरह से ही लोग मिलेंगे, हम इसी तरीके से ही बकरों की या गायों की जांच करेंगे और ऐसे ही एंजॉय करेंगे। मलिया जी हमारे साथ मौजूद थी, उनका बेहद शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आई, हमारे शो का हिस्सा बनी। और आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि जी इतने सीरियस इश्यूज के अलावा इनकी एक अपनी बड़ी खूबसूरत सी पर्सनालिटी भी है। हर ओकेजन को सेलिब्रेट करना, घर वालों के साथ वक्त गुजारना, ये हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और किस तरह से ये ईद के 3 दिन गुजर गए वाकई हमें पता नहीं चला। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। और मैं फिर वही बात कहूँगी कि ईद को आप एंजॉय करें, हर लिहाज से सेलिब्रेट करें, खुशियाँ हैं, कपड़े अच्छे बनाएं, अपनों से जाके मिलें, कुर्बानी करें, लेकिन उसके साथ साथ SOPs का ख्याल रखें। कोविड भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हम नहीं चाहते कि जो रेशो कम हुआ है वो मज़ीद फिर बढ़ जाए एंड देन अगेन हम उन प्रॉब्लम्स में को फेस करें जो लॉकडाउन थे या इस तरह के। और अगेन मैं इन दी एंड ज़रूर अपने मेहमानों से चाहूँगी कि एक लास्ट मैसेज ईद के हवाले से वो ज़रूर दें, ताकि उसके बाद फिर हम ये ईटिंग सेरेमनी भी करेंगे, इतने मज़े का जो खाना हमारे लिए आया है। समरीन क्या कहना चाहेंगी ईद के मौके पे? बस मैं यही कहूँगी कि अपने ईद को एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और इसमें सब बाकी लोगों को भी शामिल रखें। क्या बात, और इसी तरह इसको मनाएं खुशियों के साथ। स्वीट। तौकीर साहब ओवर ईटिंग ना करें, कोविड की ओवर ईटिंग ओवर ईटिंग ना करें। ये तो आपका एज अ शेफ अंदर से निकल कर आया ना, उसने बोला कि अपने डाइट का भी, इम्यून सिस्टम का भी ख्याल रखना है, ज्यादा ना खाएं। ट्रू दैट। सर मैं ये पैगाम एक जरूर देना जी, चाहता हूँ कि आप, मेरा एक शेर है कि आज के दौर में कितनी बातें सोचने वाली हैं, आज के दौर में कितनी बातें सोचने वाली हैं, घर चीज़ों से भरे हुए हैं, ज़हन सुकून से खाली। क्या बात। तो इसकी बेसिक वजह थोड़ी सी है जो मैं अप्लाई भी करता हूँ, और शायद ये भी कि सब हम, ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि दूसरों में कुछ आसानियाँ, कुछ खुशियाँ तकसीम करें, कुछ मदद करें उनकी। दूसरों की मदद करेंगे तो फिर आपको एक सेटिस्फेक्शन, जिसे सेटिस्फेक्शन कहते हैं, वो तभी मिलेगी। और आखिर में एक शेर मैं अपना और पेश कर देता हूँ कि अदावतें, घरों में भी झगड़े होते हैं, बहुत कुछ होता है और सब हम फेस करते हैं, बिल्कुल पार्ट ऑफ लाइफ, छुपी हुई बात नहीं है। तो उसमें ये है कि घर में भी और बाहर भी कि ये देखना चाहिए कि मैं ठीक कह रहा हूँ, झगड़ा इस बात पे होता है बिल्कुल कि मैंने दुरुस्त कहा है, मैंने दुरुस्त कहा। तो झगड़ा उसमें यह है कि अपने आप को आदमी जो है, कोई भी चीज़ अगर टूट जाती, कोई भी वाक़या होता है, तो अपने आप को अगर वो ब्लेम करे और उसके लिए कोई जायज़ तरीका निकाले कि दूसरे को ब्लेम ना करे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पर दुनिया नहीं चल रही कि मैं हक पर हूँ और आप गलत कह रहे हैं। मैं इस पर चल रही है कि क्या चीज़ मुमकिन है और क्या नामुमकिन। हक ना हक पे नहीं चल रही है, मुमकिन नामुमकिन पे चल रही है। तो आप मुमकिन की तरफ जाएं। मुमकिन यूं ही आप सोचेंगे तो आप देखेंगे कि रवैये बदल जाते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। मलिया आप क्या कहना चाहेंगी? कहना तो कुछ और था, लेकिन इसी बात की कंटिन्यूएशन में मैं कहना चाहूंगी कि हमारी अब कौम को सोचने की ज़रूरत है कि हमें अब एक रेवड़ से कौम बनने की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो इस मुल्क को अपने घर की तरह ट्रीट करें। जिस तरह वो एक लतीफ़ा था कि एक बच्चा एक दिन दीवार में सुराख कर रहा था, तो उसके वालिद ने डांटा कि क्या कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो। तो उसने कहा कि अब्बू सारी ज़िंदगी मैंने ही किया है, पहले तो आप कभी नहीं कहते थे। उन्होंने कहा कि पहले हम किराए के घर में रहते थे, अब हम अपने घर में रहते हैं, अब नहीं करना। Just look at the connotation. So इस मुल्क को
किराए का घर समझना छोड़ के अपना घर समझें और इसके लिए मेहनत करें। इंशाल्लाह हम एक बेहतरीन कौम बनेंगे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो मच, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ लेकर आए। एक दफ़ा फिर आप सबको हमारी पूरी टीम और ATV की तरफ से ईद मुबारक। और अब वाकई वक्त आ चुका है शेफ तौकीर का जो एक सरप्राइज है वो हम आपके सामने डिस्क्लोज करने वाले हैं। आपके लिए अकबरी रान बनाई। हाय क्या बात है सर, क्या आपकी पूरी अकबरी रान, अकबरी रान, और ये अकबर ने पूरी रात बनाई है। चलिए रान पे एक मैं रान दे के आया जो अब्दुल रशीद के तोहफे में उसने पेल दी घर ए हमीद के। रान भी दे, रान भी रान पे घूमती घामती तोहफे में आ गई है फिर ईद के। तो सर ये वाले वो वाली हाँ, ये वाली रान नहीं है, ये कुर्बानी वाली रान जिसको आपके लिए 10 घंटे लगा के बना के 10 आवर्स 10 आवर। उफ, बड़ी मेहनत से है भाई, ऐसे ही नहीं तैयार हो गई कमाल है जनाब, एक चीज 10 घंटे में तैयार होती है और 10 मिनट में खाई जाती है। ये तो कमाल है। चलिए जी, हमारी ट्रांसमिशन का भी जो है वो टाइम इख्तिताम को पहुंचता है। ये थी हमारी 3 दिन की ट्रांसमिशन आपके साथ। ईद हमने आपके साथ सेलिब्रेट करी, बहुत मजा आया। इंशाल्लाह दुआ करती हूँ कि इस तरह से ढेर सारी हमारी जो ईदें हैं वो आपके साथ सेलिब्रेट हों। ईद के बाद फिर आपसे दोबारा एक रेगुलर शो में जो हमारा मॉर्निंग शो होगा उसमें आपसे मुलाकात होगी। मुख्तलिफ मेहमान होंगे, अच्छे से टॉपिक्स होंगे और शेफ तौकीर साहब की मुख्तलिफ मज़ेदार रेसिपीज होंगी। तो अभी हम सबको इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम ये ज़रूर खाएंगे और आपको बताएंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एटलीस्ट कि कितने मज़े की ये रेसिपी है। जस्ट लुक एट दिस। और सर आइए थोड़ा सा इनॉग्रेशन कीजिए ना इसका।